कहानी एक ऐसे लड़के की है जो चंद सालों में एक क्लर्क से कराची का किंग बन गया। सैकड़ों अफराद का कातिल, जमीनों पर कब्जे और जो गिरफ्तारी के बाद भी जेल नहीं गया। वो सर से लेकर पांव तक जराइम में डूबा हुआ था और पूरा सिस्टम इसके ताबे था। There are police officers who are above IG। मुलाजम तो पुलिस का रहा लेकिन नौकरी कहीं और की। अदाकार है, हिदायतकार नहीं है। वो एसएसपी मलिर थे, वो वहाँ के आईजीपी थे। पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द मरने के लिए मलिर ही आते थे और मारने वाला एक ही हमारा रॉबिन हुड था। इंतहा का डरपोक आदमी है। उस वक्त की स्टेट पॉलिसी को जिम्मेदार करार दें। बेकसूर था तो उसने मुल्क से बाहर जाने की क्यों कोशिश की। फहीम कमांडो ने ये कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है। 444 लोगों को इनकाउंटर में मारा, नॉट ए सिंगल इनकाउंटर उसमें जिसने कोई एक गोली भी चलाई। पुलिस अफसर जो है ना, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता जब तक सहाफत के जो है वो काली भेड़े उनके साथ ना हो। मैं भी कमा सकता था बहुत सारी चीजें, नहीं कमाया मैंने, हराम की तरफ नहीं गया। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें तो खबर है दुश्मन के हर ठिकाने की। The real story of Karachi is something else। उन्नीस सौ 93 की बात है। कराची अब भी जल रहा था मगर फौज को वापस बुला लिया गया। ऑपरेशन की कमान अब बदनाम ज़माना सिंध पुलिस के हाथ में थी, जिसकी कमान के लिए इंतखाब किया जाता है शुएब सडल का और फैसला होता है कि कराची में खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। फिल्म के वालों के बारे में कहा जाता था कि इनको अदालतों से सज़ा करवाना बहुत मुश्किल है और विटनेसेस नहीं आते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि इनको ये चूँकि पुलिस वालों को भी मारते हैं तो इनको भी फिर इसी तरह एक्स्ट्रा जुडिशली। तो ये रियासत ने पॉलिसी बनाई। जिस मीटिंग में पॉलिसी बनाएगी उस मीटिंग में उस वक्त के आईजी अफजल शिगरी साहब भी मौजूद थे। अफजल शिगरी साहब ने इस पॉलिसी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि देखें, अगर किसी को आपने इस तरीके से फारिग करना भी है तो आप इसे पॉलिसी का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो बहुत से पुलिस अफसरान इसका फिर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और गलत इस्तेमाल हुआ, क्योंकि लाइसेंस टू किल मिलने के बाद सिर्फ कराची की गलियां ही खून में नहीं डूबी बल्कि काली वर्दी पर भी बहुत सारे सुर्ख निशान लगे। लेकिन ये लाइसेंस टू किल हर एक के लिए नहीं था, बल्कि वफादार समझे जाने वाले चंद पुलिस अफसरान को ही मिला और इनमें सबसे नुमाया थे राव अनवार अहमद खान। 1981 में एसपी हार्बर के अंडर क्लर्क बना और एक साल बाद ही 1982 में एएसआई बन गया। अनवार अहमद खान जल्द ही कराची के बदनामे ज़माना थाना जंक्शन के एसएचओ भी लग गए। अनवार अहमद को तरक्की पाने की बहुत ही जल्दी थी। वैसे आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उर्दू स्पीकिंग अनवार अहमद खान महाजर अल्ताफ हुसैन को बहुत पसंद आए थे और सुनने में आता है इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी उस वक्त जब अनवार अहमद खान FIA में थे। तकरीबन 4 से 5 साल इन्होंने नौकरी की थी। इस दौरान कुछ निजी महफिलें जब होती थी तो जाहिर बात है पुलिस वालों से, FIA वालों से लोगों के ताल्लुकात होते, उसमें राव अनवार भी बुलाए जाते थे। इसमें काफ़ी ऐसी जगहों पे भी जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन भी मौजूद थे और वहाँ पे राव अनवार की अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात हुई थी। और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ कि अल्ताफ़ हुसैन ने राव अनवार को 90 दावत भी दी थी, मगर कल का किसी को पता नहीं था। ना अल्ताफ हुसैन जानते थे और ना राव के वो दोनों बहुत जल्द दुश्मन बनने वाले हैं। साल 1989 में राव अनवार सिंध पुलिस में वापस आते हैं और MQM के गढ़ नॉर्थ नाज़माबाद में SHO बनते हैं। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, MQM वालों से तो अच्छी दोस्ती है। यहाँ आते ही एक वाकया पेश आया। PSF यानी पीपल पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के नामी ग्रामी लड़के अनवार अहमद ने उठा लिए और थाने में इनकी खूब खातिर तवाज़ा की गई। मशहूर हुआ कि भाई ये तो MQM से ताल्लुक रखने वाला SHO है। मगर फिर उस वक्त के कैमरे होते थे MQM के कमर खालिद यूनुस किसी मसले में गालिबन इनके पास आए थे। चाय भी पी गई वहाँ पे, नाश्ता भी किया गया। काम इस दौरान उनको किसी चीज़ पर गुस्सा था जो MNA थे और उन्होंने थाने के एक ASI को थप्पड़ मार दिया। इस बात के ऊपर राव अनवार ने रिएक्शन ये दिया कि फिर उनको अपने ही थाने में उनकी पिटाई की, उनको बंद किया और उन पर FIR कर दी। ये था वो पहला वाकया जिसके ऊपर
MQM और राव अनवार के बीच में रिफ्ट कायम हो गई। राव अनवार अपने उसमें इतने आगे चले गए थे, राव अनवार समेत और भी बहुत से पुलिस अफसरान, कि उनका बराह रास्त एक झगड़ा बन गया था MQM के साथ। ज़ाहिर है MQM ये समझती थी कि राव अनवार हो गए और पुलिस अफसरान हो गए, चौधरी असलम हो गए, इनका टारगेट हमें है। जैसा कि मैंने बताया कि हुकूमत कराची में लाश के बदले लाश का फैसला कर चुकी थी। चौधरी असलम, राव अनवार, तौफीक काज़मी, ये सब वो ऑफिसर्स थे जिन्हें लाइसेंस टू किल दिया गया। ये टारगेटेड ऑपरेशंस नहीं थे। शहर में मुहासरा होता तो शरीफों की इज्जत का बीच बाजार तमाशा लग जाता। वांटेड लोग जो चाहिए उनकी तादाद 10, 15, 20, 40 है ना। आपने उस इलाके के 2000 लोगों को आंखों पर पट्टी बांध के, हाथ पीछे बांध के, हाथ भी उसकी कमीज उतार के उसी से उनके घर वालों के सामने अगर आप उनको ले जाके ग्राउंड में बिठाते थे और उनको इंटेरोगेट करते थे, और शाम को खबर होती थी कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें से 1480 लोगों को तफ्तीश के बाद बेगुनाह होने पर छोड़ दिया और 20 लोगों को मजीद पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया। बात यह कि 1480 जो लोग आपने वहां आंखों पर पट्टी बांध के सुबह फजर से बच्चों के सामने, बीवी के सामने, उनकी बेटियों के सामने उनको नंगा करके, उनको आंखों पर पट्टी बांध के अगर लाके आप ग्राउंड के अंदर बिठाते थे तो भाई उनका क्या कसूर था? वो तो सारे के सारे मासूम थे ना, किसी का कोई जुर्म नहीं। उसका जुर्म यह था कि वो उस इलाके में रहता था। आप सोच नहीं सकते कि अगर मुझे या आपको पुलिस अगर पकड़ लेती है, मेरा कोई पीछे और नहीं है, तो कौन जाएगा हमारे पीछे? हमारी मिसेज जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे, बहनें जाएंगी, बेटियां जाएंगी। थाने में कौन जाएगा? वही जाएंगी ना। तो उस वक्त भी तो यही होता था। अपने शौहर की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर बेटी गई है तो कहाँ खड़ी है? उसको हर तरह की कीमत, मकसद मैं समझता हूँ, उनको मजबूर किया जाता था। कराची में ना बहन बेटियों की इज्जत महफूज थी और ना नौजवानों की जान। बस एक खौफ था कि कब कहीं से गोली आएगी और सीना चीर देगी। इन्हीं हालात में टाइम आ गया 1995। अनवार अहमद खान राव अनवार बन चुके थे। इन्हें वो थाना मिला जो कराची के थानों में सबसे खास है, एयरपोर्ट थाना। आखिर राव अनवार फील्ड में कैसे काम करते थे? हमेशा यही था इनका तरीकाकार कि पकी पकाई चीज़ मिल जाती थी। जैसे कि एजेंसी ने किसको कहाँ से अरेस्ट किया या पुलिस ने अरेस्ट किया तो एजेंसी को दे दिया। एजेंसी उसको महीनों हफ्तों इंटेरोगेट करती थी। इंटेरोगेशन के बाद उसका किस्मत का फैसला, जिसे हम कहेंगे, वो किया जाता था कि इसका क्या करना है। अगर उसको मारना होता था तो राव अनवार के हवाले कर देते थे, ठीक है। और अगर उसकी गिरफ्तारी वगैरह शो करनी होती थी, चूँकि ये कानून के इतने माहिर नहीं थे, इनके पास ऐसी कोई टीम नहीं थी, तो वे चौधरी असलम, ज़िशान काज़मी या इस टाइप के लोगों के हवाले कर दिया जाता था इसको। तो इनका अपना, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई नेटवर्क फील्ड में लोगों में नहीं था कि कोई फ़लाँ बंदा या फ़लाँ कोई इलाके का कारकुन कोई राव अनवार का डायरेक्ट इन्फॉर्मर हो। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि फील्ड में इतना कोई रख रखाव नहीं था। इनको सिर्फ बंदे मिलते थे, उनका उन्होंने जो भी क्रियाक्रम करना होता था वो करते थे। एक इस्तिलाह चलती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई। जो आदमी जख्मी हालत में गिरफ्तार होगा हमेशा सीधे टांग में गोली लगी हुई होगी उसके। आज तक मैंने कोई जख्मी नहीं देखा जिसके उल्टे टांग में गोली लगी हुई हो, क्योंकि पता है उल्टी टांग से गोली लगने के बाद में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1995 में जुलाई के एख्तितामी दिनों की एक रात थी। गार्डन की सुनसान गलियों में पुलिस मोबाइलें दाखिल हुई। पुलिस वाले एक 4 मंजिला इमारत में घुसते हैं। बूटों की धमक साफ सुनाई दे रही है। निशानदही पर एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और इसे अच्छी तरह से चेक करने के चक्कर में उदल फुदल कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी तलाश थी। MQM का बदनाम ज़माना फारूक दादा। आधे पौन घंटे की सर्च के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फारूक दादा की जो गाड़ी थी वो वहाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा, बाबा ये वो बंदा तो घर पे तो नहीं है, तो ये गाड़ी कौन खड़ी कर गया है? उसने कहा कि ये गाड़ी तो उसकी नहीं है। बोला गाड़ी किसकी है? बोला वो तो उसके ऊपर वाला फ्लैट है उसका। तो इन्होंने पूरे जो कि गाड़ियों में बैठ चुके थे वापस भागे। दोबारा जाके उन्होंने फिर कॉर्डन किया। उस फ्लैट में से फिर फारूक दादा जो था वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ था वहाँ, और वहाँ से फिर इसको जो है वो अरेस्ट करके लेके गए थे। फाइनली फारूक दादा जिंदा सही सलामत गिरफ्तार हो गया। मगर फिर 2 अगस्त को अखबारों में छपता है फारूक दादा अपने 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में पार हो गया। एजेंसीज के लोग थे और सारे उन्होंने इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट के बाद फिर ज़ाहिर उसके हेड मनी थी और ऊपर से उन दिनों बड़े सख्त ऑर्डर्स थे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं
उनको आपने जो है वो मारना है। तो लिहाजा उसकी किस्मत का फैसला वही हुआ और उसको राव अनवार और उसकी टीम के हवाले किया गया। वक्त चुना जाता है सुबह फजर का और जगह भी वो जहां बिल्कुल सन्नाटा है। एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ एयरपोर्ट की दीवार और बीच में कच्ची रोड। तो जाहिर है वो बहुत ज़बरदस्त इनके लिए महल वकू था इस तरह की कार्रवाई में। ना वहाँ पर किसी का गुजर था ना कुछ था। उस शराट की तस्वीरें ले रहे थे और बॉडियाँ तो जो है वो वही पड़ी हुई थी, रोड पे ही पड़ी हुई थी। तो वो गाड़ी से निकल चुकी थी, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी। मैं वहाँ देख रहा था जो असला उन्होंने शो किया, एक शराट गाड़ी में इतनी चीज़ें निकल सकती हैं, मतलब 5 लोग भी बैठे हुए हों। 10 से 12 घंटे पूरा ड्रामा वहाँ रचाया गया। लोगों को इनवाइट किया गया, कोई इस्लामाबाद से पहुँचा, कोई कराची से पहुँचा, कोई कहाँ पहुँचा। एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन थी ये उस वक्त, मैं समझता हूँ सिंध पुलिस, कराची पुलिस की। और कई घंटे यानी 10 से 12 घंटे तक वहाँ पर लाशें भी उसी तरह पड़ी रहीं, उसी गाड़ी में उसी तरह सारा कुछ रखा हुआ था। सामान तो गाड़ी में था ही नहीं ना, बेसिकली सामान तो उधर आपने सजा दिया वहाँ सारे का सारा। एक पुलिस अफसर ने मुझे बताया था कि बहुत से जाली ग्रेनेड रखे जाते थे जब हम नुमाइश किया करते थे। और उसने गालबन बताया था कि कहीं कोई ग्रीन पेन अगर आप देखें और उसकी पेन इस तरह का फ़र्क बताया था तो आप समझ लें कि ये, तो इसने कहा इस तरह की असला की नुमाइशें होती थी उसमें। और एक पीरियड ऐसा भी आया था जो मैंने उस ज़माने में, मैं स्टार में जब काम करता था तो मैंने उसकी लीड स्टोरी दी थी कि पुलिस का पूरा असला खाना जो था वो खाली हो गया था। राव अनवार की एग्जीक्यूशन पर तो सवाल उठ ही रहे थे, साथ एमक्यूएम पर भी सवाल उठे कि आखिर उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा। 4 लोग उस गाड़ी में बिठा दें जो मुकाबला कर सकें। दूसरी बात, अगर फर्ज करो कि इन्होंने इनकाउंटर किया, जो गाड़ी थी वो छलनी थी गोलियों से, तो यार जो आपके दस्ती बम या दूसरा गोला बारूद उस गाड़ी के अंदर था, क्या वो किसी एक को भी गोली नहीं लगी? तो ये सारी लॉजिक्स थी। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से, मैं समझता हूँ कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता उस वक्त, या एमक्यूएम ही इस मुद्दे को उठाती किसी अदालती उस पर, या इसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करती या कुछ करती, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त नहीं कुछ हो सकता था, उसके बाद तो कर सकती। आज भी अगर फारूक दादा इनकाउंटर और उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि राव अनवार जो है वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। अभी फारूक दादा के इनकाउंटर का मामला ठंडा ना हुआ था कि 3 महीने बाद 12 अगस्त को वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि एमक्यूएम का फहीम कमांडो 3 साथियों समेत मारा गया है। फारूक दादा की गिरफ्तारी का किसी को इल्म ना होने की वजह से इसे इनकाउंटर में मानना आसान था, मगर फहीम कमांडो को तो जेल कस्टडी हो गई थी। पहले से गिरफ्तार फहीम कमांडो को जेल से निकालकर कैसे मार दिया गया? जब राव अनवार उन्हें लेने पहुंचे तो क्या हुआ? ये बात मुझे खुद राव अनवार ने बताई थी कि फहीम कमांडो जब वो गया मेरे साथ, मुझे देखा उसने, तो फहीम कमांडो ने ये कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है। उसने कहा कि राव अनवार से ये कहा कि ये तो मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन गोली मेरे सीने पे मारना, पीठ पे ना मारना। चौधरी असलम, राव अनवार, ये जॉइंट ऑपरेशन था इनका। इन लोगों ने उसको जेल से निकाला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करते करते रात के पहर वही 4 या 5 बजे का टाइम था। ये इनको ले गए वहाँ कराची सेंट्रल के इलाके में, नाज़माबाद या गुलबहार का एरिया था। वहाँ एक ज़ेर तामीर इमारत थी, वहाँ इनका जो है वो इनकाउंटर किया। उसमें जो है वो ये 4 लोग जो थे वो इस इनकाउंटर में मारे गए थे फहीम कमांडो के साथ। जो आप बात करें हथकड़ी लगी की, तो ये इनके पास पहले से प्लान था, स्क्रिप्ट। तो राव अनवार खुद तो मैंने बताया ना कि इतना वो नहीं है कोई दानिशमंद या इतना वो कि आप समझ सकते हैं कर सके, तो लिहाजा स्क्रिप्ट तो इनको दी जाती थी कि इस तरीके से कर लें। तो वो स्क्रिप्ट यही थी जो कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया, देखें उसमें भी जो बात करने की है, हथकड़ी लगा हुआ बंदा है, और हथकड़ी लगे हुए बंदा किसके पास है? पुलिस अफसर ने या किसी ने पकड़ा हुआ है ना उसको। जब चारों तरफ से उनके ऊपर एम्बुश हुआ, जो FIR निकालें अगर आप उसकी, चारों तरफ से उन पर अगर फायरिंग होती है, तो उस चारों तरफ की फायरिंग में जिन लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है उनको कुछ नहीं हुआ। और इस पे एक सवाल एक और बनता है, खाली यही नहीं, ये भी बनता है कि अगर इतना बड़ा कल्प्रिट था तो उसको इतना इजी हैंड्स में, बात खाली हैंडकफ लगे ऊपर ने मार दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि इतना हाई टारगेट वैल्यू जो कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे लेके जा रहे हैं, उसको इतना इजी हैंडल क्यों किया गया?
कि वो सामने था और दूसरों की गोली लग गई। उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो राव अनवार को वजीर आजम हाउस में बुलाती हैं और कैश इनाम से नवाजती हैं। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक थी। हाँ, मुकाबले थोड़े ज्यादा हो गए थे, इसलिए स्क्रिप्ट में थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत थी। बदनाम एमकेएम का वर्कर था, इसी तरीके से उनको पकड़ के हथकड़ी के साथ महमूदाबाद में ले गए। महमूदाबाद में कुछ तीसरी मंजिल थी कोई ज़ेर तामीर बिल्डिंग की, उससे उसको धक्का दिया, वो मर गया और बताया कि उसने पुलिस की हिरासत से फरार होने की कोशिश। लेकिन शक्कू को शबात से बचने के लिए एक नया स्क्रिप्ट दिया जाता था और हर अफसर अपने अंदाज से अपना स्क्रिप्ट बना के जो है वो इस तरह की लॉजिक्स और फेक जो इनकाउंटर थे उनको वो करने की कोशिश करता था। बोलो पुलिस मुकाबले में मारा है, भाई पुलिस मुकाबले में मारा है तो इसकी हथकड़ी कैसे? वो थाने से लेके गए होंगे, ये कहीं से लेके गए होंगे वहाँ पर। और अब मैं क्या इससे ज़्यादा बोलूँ। अब राव अनवार का इमेज बहुत ही खतरनाक पुलिस वाले का हो चुका था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या राव अनवार इतने बहादुर थे भी? ये सिर्फ एक प्रोफाइल मैं समझता हूँ थी कि वो बहुत एक खौफनाक, हैबतनाक या ये सारी चीज़ें थी। अमली तौर पर हमने कोई ऐसा राव अनवार नहीं देखा। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि गजनफर काजमी, अजीज़ाबाद के SHO और SHO एयरपोर्ट राव अनवार सब इंस्पेक्टर ये छापा मारते हैं 90 पे, काफ़ी तादाद में लोगों को लाते हैं, जिसमें एक उनके मरहूम मिनिस्टर भी थे शोएब। तो वो बड़ा इल्ज़ाम राव अनवार पे लगा था कि उन्होंने शोएब जो थे उनके मिनिस्टर, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो एक्चुअली वो पकड़ा पकड़ी के दौरान कहीं हाथ लग गया। उसके बाद जब उनके एमकेएम के पकड़े हुए लोगों को एयरपोर्ट थाने में शिफ्ट किया गया तो हम वहाँ पहुँचे थे। तो ये राव अनवार उनकी खिदमत कर रहे थे, उनका चाय पानी। और ये लॉकअप में नहीं थे शोएब, उनके एमकेएम के जो लोग थे लॉकअप में नहीं थे, इनके साइड रूम में थे। और राव अनवार उनके लिए गोल्ड लीफ का पैकेट, मैंने खुद इनको ले जाते हुए देखा अंदर के, उनको गोल्ड लीफ की सिगरेट पेश कर रहे थे। मिड 90 ऑपरेशन क्लीन अप खत्म हुआ। डॉक्टर शोएब सडल दावा करते हैं कि मार्च से जून 1996 के दरमियान कोई भी कत्लो गारत का केस नहीं हुआ, मगर इस हकीकत को कोई नहीं जुटला पाया कि इस दौरान काली वर्दी पर ऐसे सुर्ख निशान लगे जो मिटाए नहीं मिट सकते। ऐसा भी नहीं है कि राव अनवार ने मावरा अदालत कत्ल जो है वो अपनी ही एक पॉलिसी बनाकर की है, पॉलिसी रियासत ने बनाई। राव अनवार जैसे किरदारों को इस्तेमाल किया गया, उनके ख़िलाफ़ न कभी कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते तो वो ये कहते ही कि ये तो हमें स्टेट ने कहा था। तो आप तो स्टेट को फिर ज़िम्मेदार करार दें, उस वक्त की स्टेट पॉलिसी को ज़िम्मेदार करार दें जिसने अलाउ किया, जिसने इजाज़त दी लोगों को मावरा अदालत मारने की। आप एक जो है वो ब्लाइंड चेक दे रहे हैं पुलिस अफसरान कि जाओ और मारो, वो तो किसी को भी मार देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे दहशतगर्द है। और यही हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ, तो मसला तो नहीं सॉल्व हुआ। 15,000 लोग मारे गए हैं तो उसमें 5,000 लाजमी तौर पर बेगुनाह लोग मारे गए। 5,000 इसलिए कि अगर फारूक दादा हाथ नहीं आता तो उसका कोई ब्लड रिलेशन का बंदा उठा लेते थे और उसको उसी चार्ज में फिट कर देते थे। अगर फ़हीम कमांडो, एक फ़हीम कमांडो है और फ़हीम कमांडो अगर नहीं हाथ आ रहा तो उसके ख़ानदान के कई लोगों को इस उसमें डाल देते थे। आज भी अगर पॉलिटिकल वर्कर या कोई और वांटेड लोग नहीं नज़र आते तो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का कुछ, सब थानों में बंद होते हैं। अगर वो बेगुनाह थाने में बैठा है, कोई जुर्म उसने नहीं किया, तो कम से कम वो एक बेहतरीन क्रिमिनल बन के थाने से निकलता है। और ऐसा हुआ, एमकेएम के वो सारे लोग या एमकेएम से रिलेटेड या दूसरी जमातों के लोग जितने भी वो थे, उनके अगर एक बंदा अगर ख़राब था तो बाकी 3 या 4 को ख़राब पुलिस ने या इदारों ने किया। 90 की दहाई के बाद राव अनवार की जिंदगी कैसी रही, जानिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।